मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 10वीं है और डेट है 10 दिसंबर। फेडरलिज्म, हाउ इज़ द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेजिस्लेशन का मतलब कि कौन किस एरिया में कानून बनाएगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कानून बनाने की शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई हमने क्या कर लिया, लिस्ट बना दी। एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा, यूनियन लिस्ट में यूनियन कानून बनाएगी और यानी कि सेंटर कानून बनाएगा, और इस वाली लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों एक ही आइटम पर कानून बना देते हैं तो किसका कानून मान्य होगा, सेंटर का कानून मान्य होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा क्या है कि देखो, हर एरिया की अपनी एक नीड होती है, हर एरिया की अपनी ज्योग्राफी होती है, हर एरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हम पूरी यूनिफॉर्म चीज़ नहीं लागू कर सकते हर स्टेट पे। तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स का फंडा लेकर आया गया था। और दूसरा, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल, है ना। लेकिन अगर उनका पार्टिसिपेशन नहीं देंगे गवर्नमेंट में तो लोकल गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी करेंगे क्वेश्चंस को। देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा दो दो वर्ड्स में इन क्वेश्चंस को बता रही हूँ आपको। क्यों, ताकि जैसे मैंने लिखा स्टेट, सेंटर, यूनियन, ठीक है, 3 चीज़ें लिखी, इनसे मुझे जब आप कर रहे होगे ना तो आपको सेम इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन देखो तो फटाफट ये याद करने की कोशिश करो कि मैम ने किस तरीके से समझाया था। ठीक है, माइंड में। फिर यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है डिवीजन ऑफ अ पावर। ठीक है, कि एक एक हम जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें होती हैं वो सेंटर में रख लें और जो दूसरी है वो स्टेट में रख लें। तो फेडरेशन का एग्जांपल ले सकते हो आप यूएसए का। ठीक है, इंडिया, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया फेडरल कंट्री है, बट हाँ बहुत सारे फीचर्स हैं इंडिया में जो कि फेडरेशन ये शो करते हैं कि इंडिया में फेडरेशन है। अभी देखो, क्रिटिकली एनालाइज द सेंटर स्टेट रिलेशन प्रायर टू 90। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले देखा जाए, नॉर्मली भी, जो नॉर्मली बात करें, सबसे पहले देखा जाए तो शुरू शुरू में तो कांग्रेस ही सब कुछ था, कांग्रेस का ही राज था, कांग्रेस राज था शुरू में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे रीजनल पार्टीज आने स्टार्ट हुई सेंटर में, यहाँ पे फिर भी कांग्रेस ही रही। फिर क्या हुआ, सेंटर में भी रीजनल पार्टीज ने आना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ क्योंकि यहाँ पे अलग, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे रीजनल पार्टी अपनी अपनी बना रही थी, तो सेंटर अपनी कोई लागू करना चाह रहा था और यहाँ पे बार बार प्रेसिडेंट रूल लग जाया करते थे। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब यहाँ पे सेंटर में भी जब रीजनल पार्टी ने आना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा बैलेंस बना। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड ऑफ 1992। इससे क्या हुआ था, हमारा जो पंचायत राज सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था किसका, पावर का। पहले सारी पावर सेंटर और स्टेट के पास थी, तो अब स्टेट्स ने अपनी कुछ कुछ पावर किसको दे दी थी, लोकल पंचायत या म्यूनसिपैलिटी और इन सबको दे दी थी। ठीक है, हाउ चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी वाज टैकल्ड इन इंडिया। देखो भाई, लैंग्वेज की पॉलिसी क्या थी, किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। आप कहोगे कि मैम हिंदी, नहीं, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे भारत के संविधान में 22 लैंग्वेज हैं 8वें शेड्यूल में, जिसमें से एक हिंदी भी है। तो अगर हम किसी और को इम्पोर्टेंस देते तो डेफिनेटली दूसरे स्टेट वालों को लगता कि हम हिंदी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो फिर भी हिंदी बोला जाता है, साउथ इंडिया में किसी को हिंदी आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। तो इसलिए इस चीज़ को लेके काफ़ी इशू हुआ, तो इसलिए क्या है, हमारी इस सभी लैंग्वेज को एक इम्पोर्टेंस दे के इस चीज़ को सॉल्व कर लिया गया। हाउ इज़ द पावर शेयर्ड इन कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब भी कोई दो पार्टी, जैसे कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी, ठीक है, दोनों क्या हैं, अलायंस में है, तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी होंगी, इन्होंने वो शर्तें माननी होंगी। फिर कहा होगा कि हमारे जो इनके कुछ कॉमन गोल होंगे, भाई तू भी ये डेवलपमेंट करना चाहता है, मैं भी ये डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, तभी ये कोएलिशन गवर्नमेंट हो पाई होगी। कोएलिशन गवर्नमेंट बनती कब है बच्चों, कोएलिशन गवर्नमेंट जब बनती है, ठीक है, कब बनती है, जब एक पार्टी पूरी सीट को, मतलब 50% प्लस 1 सीट को सिक्योर ना कर पाए तो हमें दूसरी जो पार्टी है उसका समर्थन लेना पड़ता है। ठीक है, स्टेट एनी टू अचीवमेंट एंड एनी टू चैलेंजेस ऑफ पंचायत राज सिस्टम। देखो क्या है कि पहली बात तो ये कि 2 अचीवमेंट्स आप कुछ भी लिख दीजिए कि भाई लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है और लोगों को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करना पड़ेगा,
इसमें क्या है और इसमें आप क्या लिखोगे चैलेंजेस में, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद लिखोगे। चलो बता देती हूँ। इसमें आप लोग लिखोगे कि भाई करप्शन अगर मान लो है, जो पंचायत राज सिस्टम में क्या था, जो पैसा मतलब नॉर्मली जो मैं अपने गांव में देखती हूँ, मतलब मैं बुकिश नहीं बोल रही हूँ, पंचायत राज की एक वीकनेस जो मेरे को गांव में लगती है कि जो पैसा अलॉट किया जाता है ना सरपंच को, ठीक है, वो पूरा पैसा लगाता नहीं है, वो खा जाता है, ठीक है, और जो ज़मीन से भी आता है ना वो भी खा जाता है, पूरा पैसा नहीं लगाता है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलुसिडेट, तो आपको बताना है प्रमोशन ऑफ हिंदी एक ऑफिशियल पॉलिसी रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि भाई हमारा हिंदी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, तो इसको प्रमोशन किया गया है, लेकिन इसको ऑफिशियल एज सच कोई स्टेटस नहीं दिया गया, क्योंकि साउथ इंडियन जो स्टेट्स थी उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया था, लेकिन फिर भी इसको प्रमोट करता रहा गया है। तो यहाँ पे डिफाइन फेडरलिज्म इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिटरी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, विच form of federal government India is, write a brief gist of the above paragraph in your own words। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं अपने। ओके, पहली बात तो बच्चों देखो, आपके 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, 3 वाले में कम से कम 80 शब्द होने चाहिए अप्रोक्स, और 5 वाले में 120 से लेके 100 शब्द तक काम चल जाएगा। तो चलिए, How is the power distributed in Indian Constitution? The Constitution of India has divided power into the 3 lists: Union list, State list and concurrent list। ठीक है, Union list में it contains subject of national importance only, central government can make laws। यहाँ पे कोमा लगा लेना, ये कोमा आ जाएगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है, सच एज अ डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है, स्टेट बनाती है, जो भी लोकल इंपॉर्टेंट, जैसे पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इसमें से आप क्या करना, सारे बेशक मत याद करना, कम से कम 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है, देने के लिए। Concurrent list include subject of common interest to both union government as well as the state government, such as education, forest, trade, marriage, adoption and succession। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, भाई अपनी एड्रेस जो वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की नीड्स हैं उसको एड्रेस करने में हेल्प करेगा। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। People have a better knowledge of problems in their locality. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in the, मैंने क्या कहा था कि एक तो वो जो भी उनकी नीड्स हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि एक पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। This help to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो आंसर मैंने लिया है ना वो सारा का सारा एनसीईआरटी से लिया है, तो अपनी एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़ें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। यूजुअली फेडरेशन हैज़ अ 2 level of a government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects common, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन बट द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। बिल्कुल सही कह रहा है, फेडरेशन यूज नहीं किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया, देखो इसको मैं चलो बाद में ही समझाऊंगी, बड़ा हो जाएगा वीडियो, चलो बता देती हूँ। देखो क्या होता है कि जो फेडरेशन होता है ना नॉर्मल, फेडरेशन का मतलब होता है बाकी छोटी यूनिट्स आएंगी और कहेंगे एक फेडरेशन बनाते हैं, अपनी मर्जी से हम तोड़ के जा भी सकते हैं। लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है, जो स्टेट्स हैं उन्होंने मिलके नहीं बनाया है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से आ तो गए लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। इंडिया की जो यूनियन है, एक तरह से इंडिया का जो फेडरेशन है वो तोड़ा नहीं जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट although it did not use the word federation. The Indian Union is based on the principle of federalism. Constitution originally proved for a 2-tier system of a government. The union government, or what we call the central government, represent the union of India and the state government. Later in 3rd tier of federalism was added in the form of panchayat and municipality. As in any federation,
These different tier enjoy separate jurisdictions. The Constitution clearly provide a threefold डिस्ट्रीब्यूशन टू लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर का क्या मतलब है? कानून बनाने की शक्ति. बिटवीन किस किस के बीच में? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. क्रिटिकली एनालाइज करना है. देखो 1990 तक का फेज एनालाइज करना है. 1950 से 1966 तक लिख दो कांग्रेस का राज था. फिर उसके बाद सेकंड फेज में लिख दो कि कांग्रेस आई थी पावर में और कांग्रेस के साथ कुछ रीजनल पार्टी भी उभर कर आई थी. अब थर्ड फेज में क्या हुआ था कि जो रीजनल पार्टीज आई थी ये राज्य में तो ये अपना लोहा मनवा ही चुकी थी. फिर इन्होंने क्या किया था, सेंटर में भी ये आने लगी थी, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेशन था वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ था. तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 दैट एस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. द अमेंडमेंट आएगा पहली बात तो, आर नहीं आएगा. अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट ने क्या किया था? डिसेंट्रलाइज कर दिया था पावर को. ठीक है. इन लोकल गवर्नमेंट सीट रिजर्व कर दी गई थी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए. 1/3 जो सीट थी वो रिजर्व थी वुमेन के लिए. ठीक है. द गवर्नमेंट गिव सम अदर रिवेन्यू एंड राइट टू द लोकल बॉडीज. ठीक है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. हाउ चैलेंज ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी वाज टेकन इन इंडिया. नो लैंग्वेज हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल language in constitution apart from Hindi. There are 21 other language given in schedule 8th of the constitution. ठीक है. And by doing so the challenge of language policy was taken in India. Next question है, how is the power shared in a coalition government? When there is no majority of a party, then coalition government is the option. When two or more parties come together to form a government is called coalition government. For example हमारा NDD BJP लगा लो, BJP और JJP दोनों के बीच में गठबंधन है. ठीक है. और फिर ये बात किस तरीके से करते हैं, पहले तो कुछ कंडीशंस रखते होंगे एक दूसरे को, फिर कॉमन गोल्स होते हैं, तभी तो ये एक साथ आएंगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी 2 अचीवमेंट एंड एनी 2 चैलेंजेस ऑफ द पंचायत राज सिस्टम. यहाँ पे CL को काट देना बच्चा, ये थोड़ा सा ना गलती से टाइप हो गया है, मैं कुछ छेड़ रही होंगी तब हो गया होगा. कॉमन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज, दे कैन एड्रेस देयर लोकल नीड्स इन अ बेटर वे. और चैलेंज क्या आ जाएगा? करप्शन इज प्रिवलेंट. ठीक है. नेक्स्ट है, प्रमोशन ऑफ अ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज़. ये कहा गया था कि भाई 1965 तक ही इंग्लिश को एज अ फ्लोर लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा, लेकिन बाद में नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो थे, तेलुगु वगैरह, तमिल वगैरह, इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट किया. प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद जो बाकी मतलब कंटिन्यू रखने दिया इंग्लिश को. ठीक है. मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सोल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रमोशन डजेंट मीन दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक उसको मतलब ये कह रही है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वेयर पीपल कैन स्पीक एट डिफरेंट लेवल. द फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई आप जो भी सीखना चाहते हो वो सीख सकते हो. ठीक है. तो चलिए अब हमारे कौन से क्वेश्चन करने हैं, हमें वो वाले क्वेश्चन. तो बच्चा मैं इसी में निशान लगवा रही हूँ. देखो, डिफाइन फेडरलिज्म इन योर ओन वर्ड्स. तो फेडरलिज्म क्या है, यहीं से लिखना है. फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री. ठीक है. पहला हो गया यहाँ तक. फिर उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिटरी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. तो ये है यह गवर्नमेंट लेवल. यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ से इसको कर लेंगे. तो यहाँ पे लिख देना ये हो गया कि फेडरेशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. ये भी लिख देना अगर लिखना चाहो तो, अगर बड़ा करना चाहो, क्योंकि ओके 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स में थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को भी. कहाँ तक कर सकते हैं हम, यहाँ तक करेंगे. 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है. ठीक है. बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर ओन इंडिपेंडेंट पावर. फिर ये वाली लाइन लिख देख सकते हैं. ठीक है. अब फिर यूनिटरी सिस्टम में लिखेंगे. द यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है. अब जो सेंट्रल लेवल होती है वो लोकल को क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है. ठीक है. तो फिर विच फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज़ इन इंडिया. ठीक है. तो इंडिया में 3 टायर फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, ये लिखेंगे आप. फिर अब ऊपर लिखवाई दिया है जो मैंने फर्स्ट लिखवाया ना, इसमें एक ऊपर क्वेश्चन है व्हाट इज़ फेडरलिज्म वाले में, वहाँ से लिख लेना. राइट ब्रीफ जिस्ट ऑफ अबाउ. इसमें से 4-5 लाइनें उठा के लिख दो, कोई भी 4-5 जो आपको फेवरेट लग रही है इस पैराग्राफ में से. तो आपका ये हो गया आज की वर्कशीट. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फेडरलिज्म वाला चैप्टर. अगर अभी भी कोई डाउट है
तो एक ही ऑप्शन है, कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। आज की वीडियो के टारगेट्स का लाइक है 2000। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।